जी जी। आप हम सबको बताएं। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है पेरेंटिंग। एक्चुअली पेरेंटिंग एक ऑन गोइंग जर्नी है, जो जब से हम होम से शुरू होती है और कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी इवॉल्व होते ही रहते हैं। ये बच्चों के साथ हमारी अपनी जर्नी है ग्रो करने की। बस जितना हम अवेयर होके, माइंडफुल होके, कॉन्शियसली इस प्रोसेस से गुजरते हैं, उतने ही हम बेहतर इंसान बनते जाते हैं। जब पहली बार हम पेरेंट बनते हैं तो लगता है अब सब कुछ आ गया, पता है अब जो गलतियां पहले बच्चे के साथ की अब आगे नहीं करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे पूरा सिलेबस याद कर लिया, सारे आंसर्स रट लिए, और जब क्वेश्चन पेपर सामने आया पता चला सिलेबस ही बदल गया। यही हाल हमारा दूसरे बच्चे के जब होता है तो होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अलग है। तो हर बच्चा हमें कुछ ना कुछ सिखाने आया है, हर बच्चे के साथ हम ग्रो करते हैं। तो पेरेंटिंग जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे हर बच्चा यूनिक है फ्रेंड्स, वैसे हर फैमिली भी यूनिक है, क्योंकि हर फैमिली का अपना एनवायरनमेंट है, अपने सर्कमस्टांसिस है, अपनी सिचुएशन। तो पेरेंटिंग का कोई ऐसे रूल्स नहीं हो सकते, हमें इंट्यूटिवली ही फैसला लेना होता है उस सिचुएशन में भी क्या चीज इफेक्टिव है। अब कितनी भी हम पेरेंटिंग पे वीडियो सुन ले, सेशन अटेंड कर ले, लेकिन जब सिचुएशन आती है एकदम से हम, और ये सारी नॉलेज जो है कॉन्शियस माइंड में रह जाती है और हम एकदम सबकॉन्शियसली रिएक्ट कर जाते हैं। तो लेकिन हम सब ध्यानी है, ध्यान के साथ जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को असेस करते हैं, उस पे वर्क करते हैं, हाँ, तभी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्लियर थिंकिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, और उस सिचुएशन की को एक्सेप्ट करके फिर हम फोकस होकर उस सोल्यूशन के साथ डील करते हैं। तो ध्यान बहुत ही जरूरी है अगर हमें अपनी पेरेंटिंग को इम्प्रूव करना है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो सीसीटीवी कैमरा की तरह होते हैं, हमारा वहां पे हर वर्ड, हर एक्शन, हर बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं शुरू करती हूँ कि सबसे पहले हम देखें हम अपने बच्चे को उठाते कैसे। क्या हम उसे इनकरेजिंग वर्ड्स के साथ उठाते हैं, या जल्दी कर, वैन मिस हो जाएगी, बैग पैक किया कि नहीं, इस तरह के शब्दों के साथ उठाते हैं, लेट हो जाएगा। क्योंकि सुबह उठने से 1 घंटा पहले सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, और हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी है, हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे शब्द हम यूज करते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर उसी एनर्जी के साथ उसके अपने भी लाइफ के चैलेंजेस है, दिन के चैलेंजेस है, जिसके साथ वो डील करता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से सुबह उसे उठाना चाहिए। और अगर कभी अलार्म मिस हो जाए फिर तो जल्दी कर का प्रेशर उस पर इतना बढ़ जाता है कि हम सारा वो उस पर डाल देते हैं। और साथ ही साथ हम बच्चे को ये भी मैसेज दे रहे हैं, क्या होगा अगर एक दिन स्कूल मिस हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कि अगर लाइफ में थोड़ा सा भी चैलेंज आ जाए तो स्ट्रेस लेना बहुत जरूरी है। और यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 13-14 साल का, खड़े खड़े सारा खाना खाता है, हर काम जल्दी जल्दी करता है, एंक्शियसली करता है, फिर हम ही कहते हैं कि क्या शांति से बैठ के थोड़ा आराम से खा पी नहीं सकता। आजकल मोस्टली मदर्स वर्किंग है और सुबह का समय बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन अगर माँ को सब कॉन्शियस की पार का पता है तो उसे अपने रूटीन से 15-20 मिनट जल्दी उठना कोई बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानती है कि उसके बच्चे की इमोशनल हेल्थ इन इस सुबह के समय पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर एक छोटा बच्चा है, हम उसे बाहर उठा के लेके जाएं कि देखो देखो सूरज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देखो ये जो पक्षी चहचहा रहे हैं तुम्हें बुला रहे हैं, तो उसे लगेगा कि आई एम ए वंडरफुल चाइल्ड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम हाई रहे। फिर सुबह कई बार हम डांट डांट के उसे दूध पिलाते हैं।
अब वो बच्चा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज साइंस ये कहती है कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। लेकिन साथ में अब उसने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि किस भाव दशा में कोई कुछ भी खाया पिया जाता है, वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक दुखी माँ की अपेक्षा एक खुश माँ बॉटल से भी बच्चे को फीड कर रही है, तो वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद। थॉट्स की पार हम सब जानते हैं। मीरा ने अपनी भाव दशा के कारण ही जो जहर उसे दिया गया, उसे उसने अमृत बना लिया। हम ज्यादा पीछे ना भी जाएं, अनीता मुजरानी की आपने सुनी होगी, उसने एक बुक भी लिखी है नियर डेथ एक्सपीरियंस पे, कि उसे वो इतना न्यूट्रिशियस फूड खाती थी कि लेकिन साथ में इस डर के साथ ही कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, क्योंकि उसकी फ्रेंड को भी कैंसर था, उसकी भाभी को भी कैंसर था। तो हर वक्त उसकी एनर्जी कहाँ जाती थी कि मुझे कैंसर ना हो जाए, और यही हुआ कि उसे कैंसर हो गया। जो खाना है जिस भाव दशा में खाया जाता है, वो हमारी सोल को तृप्त करता है। खाने के साथ न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, हमें उस खाने के साथ हम वाइब्रेशन कौन सी दे रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। फिर हम सारा दिन, दूसरा है कि अपने बच्चे के साथ लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते हैं, और हम आपस में क्या लैंग्वेज, हम अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, घर के हेल्पर्स के साथ, ड्राइवर के साथ कैसे बात करते हैं, राह चलते स्ट्रेंजर के साथ कैसे बात करते हैं, शॉपकीपर के साथ कैसे बात करते हैं। क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स जो है रोल मॉडल होते हैं। वो बच्चों को देख के ही उसे वो सीखता है कि मुझे आगे कैसे बिहेव करना है। और अगर आप अपने बिहेवियर में थोड़ी सी चेंज लाते हो, तो बच्चा उस चेंज को भी नोटिस करता है और वो भी चेंज होने की कोशिश करेगा। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा उसको। शुरू से ही घर में पोलाइट वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, ऐसे यूज करने चाहिए। अगर बच्चे से सपोज दूध गिर जाता है, या अगर जब हम उसे डांटते हैं, तो हम एक अलग तरह का मैसेज दे रहे हैं। उसे लगता है मेरे से कोई गलत काम हो गया, उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। लेकिन अगर हम उसे कहें कि चलो डस्टर लेके आओ, इसको मिलके साफ करते हैं, तो एक अलग तरह का मैसेज आता है कि उसे ये मैसेज आता है कि फोकस हमेशा सोल्यूशन पे करना चाहिए, प्रॉब्लम पे नहीं करना। और साथ में जब हम थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करते हैं बच्चे को, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो उसे अपना काम करना भी आता है। तो थोड़े थोड़ा काम अगर हम बच्चों के साथ उसे बचपन से ही उन्हें देना शुरू करें, तो वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तीसरी चीज, एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे की अपना लाइक्स डिसलाइक्स, अपने लुक्स, उसका टेम्परामेंट अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग है। वो आपसे मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो हमें कभी भी बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, गिव देम स्पेस टू बी देमसेल्व्स। वो जैसे हैं, उन्हें हमें हार्मोनियस एक वातावरण देना है कि उसमें वो ग्रो कर सके। वो जो भी, हर सोल अपने एक सोल पर्पस के साथ इस धरती पे आती है। जो भी वो करने आए हैं, हमें तो बस एक बेटर एनवायरनमेंट देना है ताकि उसमें वो खिल सके। जैसे एक माली हर पौधे की देखभाल करता है, उसको जो चाहिए उसे देता है, उसी तरह हमें अपने बच्चों को देना है। ना कि जो हमारे सपने पूरे नहीं हुए या जो हमारी एम्बिशंस है, हम वो बच्चों पे ला दें और उन्हें वो वैसा करने को कहें। दूसरा, ब्लेस देम कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली, हर वक्त उन्हें ब्लेस करो। जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हो, वैसी आप उन्हें ब्लेसिंग्स देना शुरू करो कि ये ऐसा ही है, वैसा सोचना शुरू करो। क्योंकि माँ और बच्चे का एक गहरा कनेक्शन होता है, और माँ की एनर्जी का बच्चे के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम कई बार दूध का गिलास चीनी घोलते घोलते मन में सोच रहे हैं, पढ़ा तो है नहीं, पता नहीं एग्जाम में क्या करके आएगा, इसमें फेल ही होना है, वो एनर्जी बच्चे तक जा रही है। जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, वैसे वर्ड्स यूज करो। जो इनकरेजिंग वर्ड्स है, वो मैजिक का काम करते हैं बच्चे के ऊपर। एक्सेप्टेंस का मतलब बच्चे को विदाउट एनी जजमेंट, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर।
अब एक्सेप्टेंस का ये मतलब भी नहीं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा तो हम कोई एफर्ट ही नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह हर बच्चे की एक फिजिकल कैपेसिटी है, उसी तरह हर बच्चे की एक इमोशनल और मेंटल कैपेसिटी भी। डरा धमका के, डांट कर हम उसे पढ़ने तो बिठा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें पहले उसकी विशेषताएं निकालनी है, जिन्हें कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम उसकी उस क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे तो उससे उसकी सोल की एम्पावरमेंट, अपनी उस फिर बढ़ी हुई शक्ति से उसका जो एक वीक पॉइंट है उससे लड़ने की उसमें क्षमता पैदा हो। तो हमें कभी भी सोल की एनर्जी पे हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। जब हम बार बार उसकी क्वालिटीज पे फोकस करते हैं तो वो क्वालिटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसकी सोल की पार बढ़ती है, जिससे वो अपनी उस उसकी जो इमोशनल और मेंटल कैपेसिटी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आज इतना पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रेस लेते हैं कि एक बच्चा अगर 75% पे है, बड़ी मेहनत करके 80 पे पहुंचे, 80% लेके आया है, लेकिन पेरेंट्स का फ्रेंड्स पहला क्या होता है, हाईएस्ट कितने हैं, किसके आए, उसे भी पता है मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा कंपैरिजन हमेशा फर्स्ट से ही होने लगा। और स्कूल्स में भी यही कहा जाता है कि जो फर्स्ट है वही इम्पोर्टेंट है, वही स्पेशल है, जबकि हर बच्चा अपने अपने स्पेशल है। अगर कोई फर्स्ट आएगा तो किसी को तो सेकंड आना ही आना है। तो जब भी अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें पढ़ाई जो है एक प्ले, एक गेम की तरह इंट्रोड्यूस कीजिए कि अब एक बच्चे की लाइफ में खेलना सोना होता है, अचानक उसकी लाइफ में जब पढ़ाई आ जाती है और उसके ऊपर जब माँ सुनती है दूसरी मदर से कि मेरे बेटे को तो पूरी एबीसी आ गई, वो तो 1 से 10 कर लेता है, तो बस उसकी एंजाइटी हाई हो जाती है। फिर कई बार हम डांट के उसको बिठाते हैं, उसे उस पर प्रेशर डालते हैं। अगर शुरू से ही उसे ये लगा कि ये बोझ है तो उसका कभी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हमें बच्चे मार्क्स के प्रति अटैचमेंट छोड़ के उसमें वो लाइफ स्किल डेवलप करनी है, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जैसे जैसे बड़ा हो अपनी उसमें एक स्किल डेवलप हो खुद पढ़ने। उसके लिए हमें मार्क्स के प्रति अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी, हमें अपने मन से वो कंपैरिजन निकालना पड़ेगा कि उसके बच्चे ने ऐसे कर लिया, मेरे बच्चे ने अभी इतना ही नहीं किया। एबीसीडी लोरी देके रात को उसे उस तरह सिखाएं। अगर काउंटिंग सिखानी है तो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए कि एक ऑरेंज दिया, एक पापा ने और दे दिया, अब बताओ कितने हो गए। और कभी भी पनिशमेंट को पढ़ाई के साथ ना जोड़े कि आज तूने ये गंदा बिहेवियर किया है, अब 2 सम्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, आज आधा घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार आपने उसे पनिशमेंट के साथ जोड़ दिया तो उसे पढ़ना पनिशमेंट ही लगे। और एक टाइम फिक्स कीजिए, जैसे 7 से 8 पढ़ना है, तो फिर ये मत कहिए कि अब 8 बज गए, 2 सम्स रह गए, चल इसको भी कंप्लीट कर ले, या अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट। तो वो भी कल को सोचेगा चलो 7 नहीं तो फिर 7:15 भी हो सकती है। नहीं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उसे पता है कि आज समय थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, अभी मुझे अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है। और एक कंपैशन और पेशेंस के साथ उसे सिखाएं। फोकस कभी भी गलती पे ना करें। कई बार बच्चे सपोज ये लिखना सीख रहे हैं, अब 3 ए उन्होंने ठीक लिखी, एक गलत, तो जो फोकस है ये तूने गलत लिखा की बजाय अगर हम कहें ये 3 बहुत सुंदर लिखे, तो और कभी भी एक रेड सर्कल से बच्चों के उस पे ये गलत है। कई मदर्स की हैबिट है जहां गलत किया वहां बार बार इरेज करवा के लिखवाती है, तो ऐसे में बच्चा इरिटेट हो जाता है कई बार। तो इस तरह अगर हम शुरू से ही उसे एक इस पर्पस के साथ कि इसमें मुझे लाइफ स्किल डेवलप करनी है, इसमें बहुत साल आगे पढ़ना है, अगर अभी से इसके मन में रिपल्शन हो गई तो फिर ये आगे खुशी खुशी वो उस चीज को नहीं कर पाए। और जो ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स पेरेंट्स की, कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम को कभी भी लो ना होने, ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर बच्चे की सेल्फ एस्टीम हाई है तो लाइफ में कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए वो बहुत आसानी से ओवरकम कर लेगा। और यही समय है, पहले 7 साल तक बच्चे की पूरी इमोशनल हेल्थ बन जाती है। बाद में हम फिर कई बार उसे बहुत एफर्ट्स करते हैं उसकी सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए, लेकिन जब समय होता है तभी हमें अवेयर होने की जरूरत। कई बार हम कह देते हैं कि तू यू आर ए बैड बॉय, तूने ये गलत, अब यू आर ए बैड बॉय, तुम गलत हो या तुमने ये गलत काम किया, इसमें बहुत फर्क है। हम उसे उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि तुम ऐसे हो। और एक बच्चे का कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो आपकी स्टेटमेंट को फिल्टर कर सके। उसे लगता है कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, मैं ऐसा ही हूँ, तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। और ऐसे बच्चे जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, अगर सोसाइटी में कुछ भी अनवांटेड उनके साथ होता है, वो कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें लगता है शायद लो सेल्फ एस्टीम के कारण कि इसमें शायद मेरी ही गलती है। और कभी भी कोई लेबल ना अटैच करें बच्चे के साथ। अनइंटेंशनली हम कर देते हैं कि इतनी छोटी सी बात तेरे से समझ में नहीं आई, तू कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता, इतनी सिंपल सी बात तू तुझे समझ नहीं आ रही, तू रहने दिए, तेरे बस की बात नहीं। या कई बार रिलेटिव्स ही आके कह देते हैं कि हाँ थोड़ा कमजोर है ना, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। हम सिबलिंग्स में कंपेयर कर देते हैं कि स्लो लर्नर है ये, थोड़ा ये वो ज्यादा एक्टिव है, दूसरा बच्चा ये थोड़ा स्लो है। तो जब ये नेगेटिव अफर्मेशंस बार बार बच्चा सुनता है, वही उसकी रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चे का सबकॉन्शियस, पहले 7 साल तक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। फिर बिलीफ सिस्टम उसका बनता है सोसाइटी में, स्कूल्स में। आज अगर स्कूल्स में हम जाके पूछे ना कि आपकी क्लास में बच्चे कैसे हैं, तो टीचर का आंसर होता है बस 2-3 को छोड़ के बाकी तो एवरेज ही है। अब बच्चा ये सुन सुन के बड़ा हो रहा है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज हूँ। और फिर अगर बड़े होके उसकी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, आईआईटी में एडमिशन नहीं होती, उसे लगता है मेरी तो लाइफ अब एवरेज ही होने वाली। जब तक वो रियल वर्ल्ड में एंटर करता है, उसकी एक सेल्फ इमेज बन बन चुकी होती है। और जब भी बच्चा हाईली इमोशनल स्टेट में हो, हमें अपने शब्दों के प्रति बहुत ही अवेयर होने वाली जरूरत है। क्योंकि जब भी हम किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं, तब जो भी बात हमें कही जाती है वो हमारा फिर कॉन्शियस माइंड उसे रोक नहीं पाता, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आप देखिए कोई भी ऐसी मेमोरी जब आप बहुत खुश थे, आपको किसी ने कोई आपकी किसी सक्सेस पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, या कोई ऐसी लाइन बोली, आज भी जब आप उस बात को याद करते हो, वो लाइन वैसी की वैसी आपको याद आ जाती है, वैसी फीलिंग्स के साथ। इसी तरह नेगेटिव सिचुएशन में भी होता है, किसी ने कुछ कह दिया, बात दिल को चुभ गई, आज भी जब याद आए तो वैसा ही पूरे का पूरा सेंटेंस वैसे ही याद आ जाता है। इसी तरह बच्चों के साथ है। अगर आप बाय चांस बच्चे के मैथ्स में कम मार्क्स आ गए, अब वो तो पहले ही डरा हुआ है, ऊपर से पेरेंट्स ने या टीचर ने कह दिया कि तू रहने दे, तू तो, तेरे से तो मैथ तो तेरे बस का है ही नहीं। फिर वो बच्चा कितनी भी मेहनत करे, कभी भी 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे हमेशा अपने पे डाउट रहे। उसके लिए उसके पेरेंट्स और टीचर्स का कहना बहुत मायने रखता है। और फिर जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, मिडिल स्कूल में ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड आता है, जब बच्चा टीनेज में आता है। उस वक्त वो गुस्सा भी बढ़ जाता है उसका, पलट के जवाब देना शुरू कर देता है। उसे अकेले रहना कमरे में पसंद है, कई बार पेरेंट्स के साथ सोशल फंक्शंस पे जाना उसे अच्छा नहीं लगता। उधर पेरेंट्स भी की एंजाइटी भी बड़ी हाई होती है इस समय, वो उसकी स्टडीज को लेके वरीड, उसका सर्कल कैसा है फ्रेंड्स का, खाना कैसा है, बच्चे बहुत जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। तो इस सब के बीच में जो माँ और पेरेंट और बच्चे का रिलेशन है वो बहुत गड़बड़ा जाता है। शेरन बेगले एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बुक लिखी, बड़ी फेमस बुक के ऑथर है, कि ट्रेन योर माइंड एंड चेंज योर ब्रेन। उनका कहना है कि जैसे हमारे एक टीनेजर के ब्रेन में हर रोज 20 बिलियन न्यूरल कनेक्शंस की प्रूनिंग होती है।
न्यूरल कनेक्शन मतलब जैसे हम कोई ड्राइविंग सीखते हैं, शुरू शुरू में हमें मुश्किल लगती है, फिर जैसे अभ्यास हो जाता है फिर सब कुछ ड्राइव भी करते हैं, बातें भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस हैबिट की, उस स्किल के न्यूरल कनेक्शंस बन गए अब हमारी ब्रेन में। अब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये जो प्रूनिंग का पर्पस यही है, जैसे माली पौधों की प्रूनिंग करते हैं ताकि बाकी के पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकें। इसी तरह टीनेजर के ब्रेन की प्रूनिंग होती है। और उसका लॉ ये है कि यूज इट और लूज इट, कि जो हैबिट्स उसे आगे कंटिन्यू करनी है, उसके न्यूरल पाथवेज तो स्ट्रांग होते जाएंगे। जो हैबिट्स या स्किल्स वो नहीं कंटिन्यू करता, उसके प्रूनिंग होती जाएगी। इसीलिए आज जो घड़ी की सुइयों की नोक पे बच्चों की लाइफ चल रही है। छोटे बच्चों को मदर सोचती है छुट्टियां हो गई, अब इसको स्विमिंग डाल दो, कराटे डाल दो, ड्राइंग क्लास डाल दो। उसकी तो एक अलग उसका तो रूटीन बन जाता है। जैसे वो बड़ा होगा, अगर ये स्किल्स को नहीं करेगा कंटिन्यू, सब भूल जाएगा। तो इससे बेहतर है कि बच्चे को इंजॉय करने देना चाहिए, जिससे उसकी एक आधी क्लास ज्वाइन कराइए, जिससे उसकी सोल को फूड मिले, एनर्जी मिले। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मेरे बच्चे, मेरी बड़ी वाली बेटी एमबीए कर चुकी थी जब मैं ध्यान में आई, तो उसे ड्रामेटिक स्टेज पे जाना और बहुत शौक था बचपन से, और वो करती भी थी, एक्टिव थी। तो जब वो एट्थ में हुई, उसे अपना ये ऑप्शनल चुनना था, तो मुझे लगा, उसने कहा मम्मी मैंने ड्रामेटिक्स लेना। तो मुझे लगा कि उसमें तो ये अच्छी है ही, तू कुकिंग ले ले, तू आर्ट एंड क्राफ्ट ले ले, जैसे बिलीफ सिस्टम होता है हमारा। उसे उसका मन नहीं था। तो मैं उस पे अड़ी हुई थी कि नहीं, तू ये ड्रामेटिक्स क्या करनी है। तो जिस दिन लास्ट डे था, एक दिन उसने नीचे वैन खड़ी है कि मम्मा आप इस पे साइन कर दो, किसी और में सीट नहीं बची, इसमें भी मैं रह जाऊंगी, फटाफट साइन करो, नीचे वैन खड़ी है। और मुझे भी पता था कि वो मुझे बेवकूफ बना रही है, लेकिन उस वक्त कोई, मैंने फटाफट साइन किए और वो उसने ड्रामेटिक्स ले लिया। आज अगर मैं फ्रेंड्स पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया। अगर वो ऐसा ना करती, मैं उसे जबरदस्ती ले देती, तो आज मुझे बुरा फील होना था, क्योंकि ड्रामेटिक्स उसके सोल का फूड था। उसे उससे एनर्जी मिलती थी। कई बार हम अपने बिलीफ सिस्टम्स के कारण, अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण, कि लड़कियों को तो ऐसा सीखना चाहिए, करना चाहिए, हम उन पे अपनी इच्छाएं लादना शुरू करते। तो हम बात कर रहे थे कि प्रूनिंग हो जाती है टीनेजर के ब्रेन की। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी शहर में जा रहे हैं, उस शहर में सारी जो आपकी जानी पहचानी रोड्स है सब ब्लॉक है, और जितने भी हाईवेज है, फ्लाई ओवर्स है, क्रॉस रोड्स है, सब पे ट्रैफिक जैम है, कहीं पे एक्सीडेंट्स है, सब कुछ ब्लॉक है। तो आपको क्या समझ आएगा आपने किधर जाना है, किधर नहीं जाना। यही हाल, वो कहते हैं शेरन बैगले, टीनेजर के ब्रेन का होता है। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, जो हिस्सा हमें, जिससे हम डिसीजन ले पाते हैं, जो रैशनल थिंकिंग हमें देता है, उसकी बहुत ज्यादा प्रूनिंग हो जाती है। इसीलिए जो टीनेजर्स है वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, इनडिसिसिव हो जाते हैं। और पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि जो ब्रेन 10 11 12 साल तक इतने फंक्शनल तरीके से चल रहा था, जाने कितना हैपेजेड क्यों हो। तो एक ये समय है जिस वक्त पेरेंट्स को बहुत ही पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि हम बच्चे का बिहेवियर नहीं बदल सकते, हमें अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। अब बच्चा इतनी न्यूरोकेमिकल चेंजेस से गुजर रहा है उस वक्त, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस उसमें आ रही है, उसके ऊपर स्टडीज का भी प्रेशर है, एकदम एट्थ के बाद नाइन्थ टेंथ स्टडीज में बहुत फर्क पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया भी उसे बैलेंस करना है, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी सारा कुछ मैनेज करना है, तो इतना प्रेशर बच्चे पे है। तो कई कई बार वो हम उसके बिहेवियर पे ना जाकर, हमें उस वक्त उसके पेरेंट नहीं, उसके कोच बनना है। इस स्थिति में अगर बच्चा कभी पलट के जवाब दे दे, अगर गुस्से में है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है, तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है? या तो वो कहेंगे, ये शाउट करेंगे कि ये कोई तरीका है बात करने का,
या फिर कई बार हम एक अलग ही थिंकिंग प्रोसेस हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है कि शायद मैं ही इसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, पता नहीं कहाँ कमी रह गई। तो पेरेंट्स भी पेन में चले जाते हैं। बच्चा तो अलग पेन में है, पेरेंट्स अलग पेन में है, जिस एम्पैथी की उसे जरूरत है वो मिल नहीं पाती। और इसके ऊपर से अगर स्कूल से कोई कंप्लेंट आ जाए मार्क्स को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, तो वो जो हर्ट है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर सारा फोकस होता है उसकी उस परफॉर्मेंस को, उसकी बिहेवियर को ठीक करने का, लेकिन जो असल कारण है उस चीज का, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, हमें उस स्थिति में उसके कोच बनना है, और जो बेसिक एलिमेंट ऑफ कोचिंग यही है कि उसकी इमोशंस पे ना जाके, उसके बिहेवियर पे ना जाके, अपनी हर्ट को एक साइड पे रखे। वो किस स्थिति में है, किस इमोशन से गुजर रहा है, हमने उसकी उस इमोशंस के साथ कनेक्ट हो। और जब हम उसकी इमोशंस के साथ कनेक्ट होंगे, उसकी फीलिंग के साथ कनेक्ट होंगे, तो हमारा उसके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। और किसी भी चीज को बदलने के लिए, उसकी किसी भी बिहेवियर को बदलने के लिए, हमारा बच्चे के साथ कनेक्शन होना बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो बच्चा रिबेल कर देगा। और वैसे भी जब बच्चा टीन एज में आता है तो टोका टोकी वैसी बहुत बढ़ जाती है। ये मत कर, वो मत कर, फेसबुक कम चला, जंक फूड कम खा, ड्राइविंग स्लो कर, बहुत कुछ। और बच, हम अगर बच्चे के मन में ये धारणा बैठ जाए कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे हर बात पे ही टोकते हैं, तो आपकी कितनी भी वैल्यूएबल एडवाइस क्यों ना हो, वो उसे उस पे काम नहीं करेगी। क्योंकि अनजाने में हमने उसे रिजेक्शन की एनर्जी भेजी, और वो भी हमें वैसे ही भेज रहा है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जाने जाने उसे रिजेक्शन की एनर्जी भेजते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस मीन्स वो जैसा है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो हमें भी वैसे ही हमें भी वो वैसी ही एनर्जी के साथ बिहेव करता है। तो बच्चे के लिए को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। उसकी छोटी छोटी चीजों को रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट करना शुरू करिए। कि क्योंकि बच्चा छोटा होता है, हर छोटी छोटी बात पे हम उसे इनका, वो पहली बार चलता है, पहली बार बोलता है, पहली बार जो भी कुछ करता है, हम कितनी इंकरेजमेंट देते हैं, कितनी अटेंशन उससे मिलती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, ये अनकंडीशनल प्यार हमारा कब गुम हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो छोटी छोटी चीजें निकाल के कि आज तो तूने अपना टॉवल नहा के तार पे टांग दिया, आज तो तूने अपना बेड क्लीन कर लिया, आज तो तूने अपने शूज बड़े आके स्कूल से खरीदने से रख दिए। तो छोटी छोटी बातों के लिए जब उसे अप्रिशिएट करते हो तो उसे अच्छा लगता है। बच्चे को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चे को जैसे उसने मार्क्स अच्छे लिए, तो ये ना अप्रिशिएट उसकी स्किल के लिए करिए। कि तूने इस बार जो तूने सुबह उठ के पढ़ाई की ना, उसी कारण है, वो बहुत अच्छी बात की। या इस बार जो तूने लिख के प्रैक्टिस की ना, वो बहुत बढ़िया की। जब हम उसकी स्किल को अप्रिशिएट करते हैं तो उस स्किल को वो और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वाह तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, 90% ले लिए, तो उसे लगता है ठीक है, तो फिर वो अपनी उस स्किल को वो और इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। तो इस तरह एप्रिसिएशन, जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान एक इंसान को जीने के लिए चाहिए, तो आजकल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ एप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। बिल्कुल, नो डाउट। अपनी जो ना कहना है वो मिनिमम रखें बच्चे के साथ। साइकोलॉजी ये कहती है कि जितना बच्चा बचपन में ना शब्द कम सुनेगा, उतना ही जीवन को ना कम कहेगा। अगर बच्चा सपोज दीवार पे कुछ लिख रहा है, हम उसे रोकते हैं, ऐसे नहीं करना। अब बच्चे में तो इतनी एनर्जी है, हमें उस एनर्जी को डाइवर्ट करना है। उससे अच्छा हम उसे एक पेपर ला के दें कि इस पे बेटे ड्राइंग करो, फिर हम आपकी ये ड्राइंग को दीवार पे टांगेंगे। अब बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, उसे बुखार है, तो हम कह देते हैं नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, पता है कितना बुखार है। उससे अगर हम ये कहें, ये ना कह के कि वाह आइसक्रीम, मेरा तो खुद बहुत दिल करता है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन आज तुम्हें बुखार है ना, बस एक दिन वेट कर लो, 2 दिन, फिर हम दोनों मिलके खाएंगे। तो जितना ना शब्द का हम बच्चे के साथ बचपन में कम इस्तेमाल करेंगे, उस उतना ही उसके लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, वैसे तो ना शब्द कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी कहा है तो उसमें फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस एक दिन आपने चॉकलेट के लिए मना कर दिया, दूसरे दिन उसने थोड़ा सा शोर किया, थोड़ा रोया, आप ही अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हो तो आपने दे दिया। तो बच्चे को एक समझ आ जाती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कि कहाँ तक लिमिट है और उससे कैसे पुश करना है। फिर ये चॉकलेट की बात थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा मॉल में गया, वहां पे उसने टॉय के लिए जिद करना शुरू कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है। अब उसके टेंट्रम भी थोड़े और बढ़ जाते हैं। वो फिर थोड़ा जमीन पे लेटेगा, थोड़ा ऊंची ऊंची बोलेगा, बहुत गंदी मम्मा हो, कभी कोई लेके ही नहीं देती खिलौना। अब बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है ऐसे में, सारे लोग देख रहे हैं। तो फिर और टेंट्रम बढ़ गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब उसे मोबाइल चाहिए, उसके लिए खाना पीना छोड़ देगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, अब उसे पता है अब बाइक चाहिए, अब उसे पता है खाना पीना तो बाहर खा लेगा, कोई परवाह नहीं करेगा, थोड़ी और टेंट्रम को बढ़ा देगा। तो इस तरह उसके टेंट्रम्स बढ़ते जाते हैं। बच्चे को एक मैसेज होना चाहिए कि वैसे उसे किसी बात के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन अगर कभी पेरेंट्स ने वो बात नो है तो वो नो ही है। और वैसे भी कभी कभी आजकल हर चीज घर में बच्चों के हिसाब से होती है, खाना क्या बनेगा, घूमने कहाँ जाना है। बच्चे इतने पैम्पर्ड है कि उन्हें ना सुनने की आदत ही नहीं। तो कब कहीं ना कहीं डिले करिए, उसकी जो भी डिमांड पूरी करनी है उसे इमीडिएट पूरी ना करिए, इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन है वो मत उसे दीजिए। क्योंकि जितनी एक इसमें भी स्टडी हुई है कि जो बच्चों में पेशेंस है, मार्शमैलो स्टडी से बोलते हैं, कि उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स दिए कि 10 मिनट बाद हर बच्चा इसे खाएगा, तो कमरे से बाहर चले गए। जो बच्चों ने इमीडिएट, कईयों ने खा लिए, कईयों ने बाद में खाए। उसके बाद उन्होंने जब वो बड़े हुए, वो सारी उनकी लाइफ हिस्ट्री देखी कि जिन बच्चों में पेशेंस थी उनमें अपने लाइफ के चैलेंजेस को डील करने की ज्यादा क्षमता पाई। अभी बच्चे को बोर होने दीजिए, क्योंकि बोर होने से ही उसके अंदर की क्रिएटिविटी निकलती है। आजकल टीवी लगा के उसके साथ बच्चों को खाना खिलाया जाता है, जिससे एक तो उसके उसके खुद खाना खाने से एक तो उसके हाथ के मसल्स डेवलप होंगे। बाकी ये मत देखिए कि वो कितना खिलाना डाल। और जब बच्चा टीवी देखते देखते खाना खाता है, एक तो वो कॉन्शियस ईटिंग नहीं है, दूसरा उसमें कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होती। फिर बड़े हो कि हम ही कहते हैं कि ये आधा घंटा भी पढ़ने को नहीं बैठता, ये टिक के बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि शुरू से हमने उसमें वो डेवलप ही नहीं की जो उसकी क्षमता थी बैठने की, खाना खाने की, वो जो कंसंट्रेशन डेवलप हो रही। और फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को बचपन से ही कल्टीवेट कीजिए अपने बच्चों में। हमें लगता है अपने आप सीख जाएंगे, नहीं, जैसे हम बाकी चीजें सिखाते हैं उन्हें, कैसे ब्रश करना है, अच्छी तरह कैसे नहाना है, उसी तरह इस एटीट्यूड को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार बड़े होके हम देखते हैं कि बच्चों को लेना लेना ही आता है। पेरेंट्स को लगता है कि हम इतना कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, उन्हें तो कोई इसके लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं। हम 5-6 शर्ट्स ले आते हैं, फिर कोई मार्क्स कम आए या कहीं बिहेवियर, हम उसे बच्चों को सुनाने लगते हैं कि हमारे समय में तो पता है ऐसे नहीं था, 2 शर्ट्स होती थी, हम तो पड़ोसियों के घर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने जाते। तो बच्चे को इससे क्या है। हम अपने अभाव ना गिना के आज बच्चों को उन बच्चों के, उन लोगों के अभाव से अवगत कराएं जो आज भी इस स्थिति में है। हम उसे एक्स्ट्रा की समझ दें, हम उसे कहें कि जो शर्ट्स तूने नहीं पहननी वो लेके उसे किसी ऑर्फनेज में लेके जाएं, जहाँ पे उसे जिस चीजों को उसने टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है उसे पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है, और उसे एक वो उसमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आई। आप उसके साथ शेयर कीजिए कि मैं अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति इन इन बातों के लिए ग्रेटफुल हूँ। चाहे रिश्तों में बहुत से मनमुटाव होते हैं, लेकिन स्टिल इन सब के बावजूद मैं इन इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। अगर बच्चे छोटे हैं, बचपन से ही उनके साथ एक जैसे
ग्रेटिट्यूड गेम खेलिए, उससे उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जैसे हम वो सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें एक डाइस होता है, उसके 6 साइड्स होती है। तो 6 पॉइंट्स बनाइए कि आज मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, आज मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ जो उसने मेरी हेल्प की, या आज मैंने किसी और की हेल्प कैसे की उसके लिए मैं जो मुझे खुशी मिली। ये ऐसे 5-6 पॉइंट्स 6 बना के जिस पे जो नंबर आए वो अपनी वो बात शेयर करेगा। इससे एक तो फैमिली का कनेक्शन बढ़ेगा बनेगा, और बच्चों में भी एक वो छोटी छोटी चीजें एक्नॉलेज करना सीखेंगे, उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखेंगे, और साथ ही साथ मौके ढूंढेंगे कि आज मुझे किसी दूसरे के लिए क्या अच्छा काम करना है, ताकि जब हम गेम खेलें तो मैं ये चीज डिस्कस कर सकूं। तो इस तरह बचपन से ही हमें एक ग्रेटिट्यूड का जो एटीट्यूड है उनमें डेवलप करना चाहिए। टाइम का कैसे है, यस, अगर आप, कंटिन्यू करें? हाँ, अगर आप हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, 5-10 मिनट और कर सकते चलो 5-10-7 मिनट बाद। हैं। तो हर बच्चे को एक सिग्निफिकेंस चाहिए, हर बच्चे की जरूरत है, बच्चे क्या बड़े की भी जरूरत है सिग्निफिकेंस की, प्यार की, कनेक्शन की। बचपन में उसे जिस बिहेवियर पे सिग्निफिकेंस मिल रहा है वही उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनने जा रहा है। अगर आप उसे सिग्निफिकेंस तब दे रहे हो जब वो कोई शरारत कर रहा है, या जब वो बीमार है उसे तभी अटेंशन मिल रही है। अब सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता, उसे तो सिग्निफिकेंस चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि पॉजिटिव वे में मुझे सिग्निफिकेंस लेना है कि नेगेटिव वे। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो जो हमेशा अपनी बीमारी का, अपनी परेशानियों का रोते रहते हैं, क्योंकि अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो शायद बचपन में उन्हें जब वो बीमार थे तभी अटेंशन दी। आज वो कॉन्शियसली तो इसे भूल चुके हैं, बट सबकॉन्शियसली वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन चीजों को। और जैसे जहाँ पे एनर्जी जाती है वो चीजें होने लग जाती हैं। फिर वो कहते हैं मैं थोड़ी ऐसे चाहता हूँ कि मैं ये परेशानी मेरे जीवन में आए, मैं ऐसे बीमार हूँ। तो जब बच्चा खेल रहा है, खुश है, तब भी उसे किसी ना किसी बात पे आप सिग्निफिकेंस दें। अपने बच्चों को सिखाएं इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और हैंडल करना, फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हमें किसी ने सिखाया, ना हम आगे अपने बच्चों को सिखा पाते कि हर इमोशन इंपॉर्टेंट है जीवन में। कोई भी इमोशन नेगेटिव नहीं है, कोई भी इमोशन पॉजिटिव नहीं। वो एक एनर्जी है इमोशन, उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे हैंडल करना है। बच्चे को गुस्सा आ गया, उस वक्त हम उसे ये बताएं कि ये एक इमोशन है, तुम बुरे नहीं हो, तुम गुस्से वाले नहीं हो, तुम गुस्से को फील कर रहे हो। कि काउंटिंग कर लो, पानी पी लो, बैक काउंटिंग कर लो, या कोई भी और मेथड जिससे ये गुस्से को हैंडल हो सके। लेकिन हम क्या करते हैं, जब थोड़ा उसका गुस्सा ठंडा हुआ, शांत हुआ, उसे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि ये बिहेवियर तूने गलत किया। हम फोकस उसके बिहेवियर पे करते हैं। जब ऐसा बार बार होता है, उसे अपनी इमोशन को नहीं हैंडल करना आता, तो उसमें एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, उसकी सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाती है कि मैं ऐसा ही हूं। तो ऐसा ना करके हमें अपने बच्चों को उनकी कोई भी इमोशन, हर इमोशन को एक्नॉलेज करना है, हर इमोशन को वैलिडेट करना है। जो बच्चे हैं वो अपनी पेरेंट्स की इमोशन, खासकर माँ की एनर्जी के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। अगर कभी माँ सैड है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, और बच्चा आके पूछता है कि क्या बात है आज आपसे, तो अब माँ सोचती है मैं इससे क्यों अपनी प्रॉब्लम से वो करवाऊं, तो कहती है नहीं ठीक है, ठीक हूँ मैं। ऐसा जब फ्रीक्वेंटली होता है तो उसे लगता है शायद मैं ही गलत सोच रहा था। तो इस तरह उसकी इंट्यूटिव साइड है वो दबने लगती है, उसका लॉजिक माइंड ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो हमें शुरू से ख्याल रखना है कि उसकी इंट्यूशन बच्चे की बहुत स्ट्रांग होती है, और माँ की एनर्जी के प्रति सेंसिटिव भी होती है बहुत। ये ठीक है कि हम हर प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि हाँ आज मैं थोड़ा अपसेट हूँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है लाइफ में, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी, इसमें थैंक्स फॉर योर कंसर्न। तो बच्चे को लगेगा कि मैं जो भी सोच रहा था मैं सही सोच रहा था। तो फ्रेंड्स,
अगर हमें अपने बच्चों के साथ एज ए ह्यूमन बीइंग, हम चाहे परफेक्ट हैं चाहे नहीं, लेकिन अ, हमारा जो रिलेशन अपने बच्चों के साथ परफेक्ट होना चाहिए। रिलेशन मतलब हमारा बॉन्ड, हमारा कनेक्शन बच्चे के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तभी हम उन्हें जैसे चाहें मोल्ड कर सकते हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। तो उसके लिए पहले हमें अपने पे वर्क करना है। पहले हमें खुद को जो भी प्यार खुद के प्रति एक जो अपने इमोशंस को पहले रिकॉग्नाइज करना सीखना है। अपने अंदर जो सेल्फ जजमेंट कंपैरिजन चल रहा है उसे रोकना है। तो हम बच्चों की जो सही माने में उन्हें जिस पर्पस के लिए वो धरती पे आए हैं, हम उन्हें वो हार्मोनियस वातावरण दे सकते हैं ताकि वो अपने सोल पर्पस को अच्छी तरह पूरा करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छे से आपने बड़ा सिंपल तरीके से बताया कि मुझे लगता है सबको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, और हम को रिलेट भी कर रहे थे। अच्छा, हमने भी ऐसे करा था बच्चों के साथ। हाँ, थैंक यू लीना जी। थैंक यस, यू थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो सुन मच के। लीना थैंक जी। यू, थैंक यू जी, थैंक Thank यू थैंक जी, you. यू। थैंक यू Thank you so मैम। much. अपने वीडियोस ऑन कर Thank लीजिए you, आप लोग, ma'am. और कुछ थैंक यू पूछना सो है? मच, बहुत कुछ अच्छा एक्सप्लेन बहुत किया। अच्छा Thank बताया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक लीना यू सो जी। मच। कुछ आप अपनी सभी का भी कमियां भी थैंक यू। दिख रही थी, है ना? जी हम जी अपने आप का भी रिव्यू कर रहे थे, तो कुछ अपने आप से भी पता चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सच्ची हमने भी बात बहुत यही सी है। गलतियां की है। हाँ जी, कहीं थैंक कहीं यू तो मैम, जरूर थैंक करी यू। है। वो तो पता हाँ लग रहा बिल्कुल। था आज। हाँ हाँ जी। कुछ ना पूछना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओके, हेलो। अम्मा यहाँ पे आओ।